आप सभी को नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बता दें कि एक दिन विलम्ब से आपको प्रोग्राम मिल रहा है क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो जो वार्षिकांक था पूरे एक वर्ष के जो करंट अफेयर्स थे उनको बीपीएससी के चैनल पर अपलोड करना था, इस वजह से एक दिन का विलम्ब हुआ है। आगे से क्योंकि 26 तारीख को एग्ज़ाम है, 26 या 27 में, तो आगे से आपका विलम्ब नहीं होगा। प्रत्येक सोमवार को आपका ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं और अपनी चर्चा शुरू करने से पहले जो आज का टॉपिक है उस पर पहुंचने से पहले थोड़ी सी बेसिक चर्चा करनी ज़रूरी है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कुछ लोग बीपीएससी चैनल से आए हैं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पहले ध्यान से समझना है चीज़ों को, इसके बाद नोट डाउन करना है। साथ साथ नोट डाउन करने का प्रयास मत करिएगा, कम से कम एक बार चीज़ों को समझ लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है, किस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद नोट करेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन सा है या चिड़ियाघर कौन सा है। तो पहला जो आज का टॉपिक है ये है चिड़ियाघर से संबंधित। क्या टॉपिक है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा है या भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कौन सा है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो बना है, जो चिड़ियाघर बना है, उसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो याद रखिएगा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये है, ये भारत का पहला चिड़ियाघर बना है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। और जैसे ही हम बात करते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क की, आपको याद आना चाहिए कि भारत में जब पहली बार चीते लाए गए थे, भारत में जब दक्षिण अफ्रीका से पहली बार चीते लाए गए थे तो उनको यहीं पर बसाया गया था और ये पार्क आपका हैदराबाद में देखने को मिलेगा। मतलब भारत में जो पहली बार चीते इंपोर्ट किए गए, चीते लाए गए, वो कहाँ से लाए गए? वो आपके लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से और लाकर उनको बसाया गया नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। अब दूसरी बार एक और दूसरा पार्क है जहां पर पुनः लाकर चीतों को बसाया गया है। वो कौन सा पार्क है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका मैसूर चिड़ियाघर। तो दूसरा चर्चा में था मैसूर चिड़ियाघर। और ये मैसूर चिड़ियाघर जो है क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी यहाँ पे नवंबर माह में ही यहाँ पे 3 चीतों को लाकर दक्षिण अफ्रीका से बसाया गया है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो आप टिक करेंगे नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि पहली बार भारत में अफ्रीका से चीतों को लाकर किस चिड़ियाघर में बसाया गया, तो आपका उत्तर होगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार अफ्रीका से चीतों को लाकर किस चिड़ियाघर में बसाया गया, तो इसका जवाब होगा मैसूर चिड़ियाघर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात क्योंकि चिड़ियाघर से शुरू कर रहे हैं, तो भारत के कुछ जूलॉजिकल पार्क हैं या चिड़ियाघर हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक नया जूलॉजिकल पार्क बन रहा है जिसका नाम है शहीद, इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर। अब ये कहाँ पे बन रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में ये चिड़ियाघर बन रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और चिड़ियाघर की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चिड़ियाघर थी, तो चिड़ियाघर से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे गुजरात है, गुजरात का एक स्थान है, गुजरात में एक स्थान है जामनगर। जामनगर गुजरात में एक स्थान है, ये चर्चा में क्यों था? यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। ठीक है, बना नहीं है, बनेगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। तो इसको भी आपको देख लेना है कि गुजरात का जो जामनगर है, जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 चिड़ियाघर देख लिया आपने जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है। अब अभी आपने देखा कि जो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला चिड़ियाघर था ये संबंधित था हैदराबाद से। जैसे ही बात हैदराबाद की आती है, आपको याद आना चाहिए एक कंपनी है आइकिया फर्नीचर की, एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वैश्विक स्तर पे बहुत बड़ी कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है। तो आइकिया का जो पहला शोरूम खोला गया था भारत में, वो हैदराबाद में खोला गया था। और अभी हाल ही में आइकिया ने अपना दूसरा शोरूम खोला है, ये खोला है नवी मुंबई में।
तो आइकिया के भारत में 2 शोरूम हैं। इनके जो शोरूम होते हैं, यदि आप इनके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि ये कुछ किलोमीटर तक विस्तारित होते हैं। इतने बड़े बड़े शोरूम इसको आपको देखने को मिलेंगे। तो आइकिया का जो दूसरा शोरूम खुला है वो नवी मुंबई में खुला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात करते हैं, नवी मुंबई की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद से संबंधित कुछ तथ्य और भी आपके हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सलार जंग म्यूजियम। तो सलार जंग म्यूजियम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपने नाम सुना होगा कृषि मेघ। कृषि मेघ शायद आपने नाम सुना हो, यदि आपने करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ा हो पूर्व में। तो कृषि मेघ किसने बनाया है? कृषि मेघ नामक जो डाटा रिकवरी केंद्र है वो हैदराबाद में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है यदि हम बात करें तो ICMR के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कृषि मेघ नामक जो डाटा रिकवरी केंद्र है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और जैसे हमने बात किया कि आइकिया का दूसरा शोरूम भारत में बन रहा है, तो मैंने बताया कि आइकिया जो है ये स्वीडन की कंपनी है। अब स्वीडन की कंपनी है तो स्वीडन लगातार चर्चा में रहता है। स्वीडन की राजधानी की यदि हम बात करें तो स्वीडन की राजधानी आप देखेंगे स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम की जब बात करते हैं, राजधानी शहर की बात करते हैं, तो साथ साथ स्वीडन की मुद्रा भी पता होना चाहिए। यहाँ की मुद्रा है क्रोना, स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब भी कोई वैश्विक स्तर पर सूचकांक आता है उसमें स्वीडन का नाम अवश्य, नॉर्डिक जो देश हैं उनका नाम अवश्य देखने को मिलता है। तो कुछ सूचकांक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक आया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक जो नवाचार सूचकांक आया था उसमें दूसरे स्थान पर था स्वीडन। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे था स्विट्जरलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो एक इंडेक्स आया था जिसको बोलते थे स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये वैश्विक स्तर का इंडेक्स है। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो टॉप पे शहर था वो था सिंगापुर। यदि हम बात करें कि भारत का कौन सा शहर इसमें प्रथम स्थान पे था, तो भारत का शहर था हैदराबाद, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हैदराबाद का जो स्थान था वो था 85वां। तो हैदराबाद 85वें स्थान पे था वैश्विक स्तर पर, भारत की तरफ से पहले स्थान पे था स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी हमने देखा कि शहीद अशफाक उल्लाह जो यहाँ पे चिड़ियाघर बन रहा है, ये आपके बन रहा है कहाँ पे? गोरखपुर में बन रहा है। तो गोरखपुर अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूपी के जो CM हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पहले संसदीय क्षेत्र हुआ करता था गोरखपुर, जिसके कारण से ये महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर की जैसे हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक है रामगढ़ ताल। ये क्यों महत्वपूर्ण है? रामगढ़ ताल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष क्या होगा? प्रतिवर्ष यहाँ पे पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में है, यहाँ पर अब प्रतिवर्ष पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और गोरखपुर में ही आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी आपको देखने को मिलता है गोरखपुर में। और यदि गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की एक झील थी जिसका नाम था सुर सरोवर जो झील थी, इसको अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं आपको सुर सरोवर देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको कीठम देखने को मिलेगा। तो कीठम झील की बात करें या सुर सरोवर की बात करें, दोनों बातें एक हैं, उसी का दूसरा नाम है कीठम झील। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी हमने कहां से देखा? हमने देखा कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो बना है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये आपके हैदराबाद में है। और जैसे ही हैदराबाद की बात किया तो उससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को भी हमने देखा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज। बिहार का पहला यदि अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट अवश्य करिएगा। चीजें और बेहतर ढंग से आपको प्रस्तुत करूंगा अगले सोमवार से। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब इसमें बात हो रही है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना है? तो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो बना है वो राजगीर में बना है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई बिहार का पहला है तो भारत का पहला कौन है? तो भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो बना
बना है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आपने नाम सुना होगा लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला को अब ग्लास ब्रिज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाए तो आप जवाब देंगे ऋषिकेश, उत्तराखंड में है, और यहाँ पे लक्ष्मण झूला जो देखने को मिलता था उसको ग्लास ब्रिज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं ब्रिज की, बात कर रहे हैं पुल की, बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एक और देखने को मिलेगा कोसी मेगा रेल ब्रिज। इसके बाद एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था वशिष्ठ नारायण सेतु देखने को मिलेगा आपको। वशिष्ठ नारायण सेतु जो है ये सोन नदी पर है, ये भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और वशिष्ठ नारायण एक गणितज्ञ थे, वशिष्ठ नारायण, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, ठीक है। और जैसे ही बिहार की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य में डॉल्फिन सफारी भी प्रारंभ हुई है। डॉल्फिन सफारी यहाँ पे प्रारंभ हुई है। और ये जो डॉल्फिन सफारी प्रारंभ हुई है ये हुई है कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे है? ये कहलगांव है भागलपुर में। तो आप सीधा याद रखिएगा कि भागलपुर में बिहार के डॉल्फिन सफारी शुरू की गई है। और ये जो डॉल्फिन सफारी शुरू की गई है ये गंगा नदी में की गई है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और जैसे ही बात डॉल्फिन की कर रहे हैं, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो आपको देखने को मिलती है, क्या नाम है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, एकमात्र गंगेटिक डॉल्फिन की एकमात्र सेंचुरी है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। ये आपको देखने को मिलेगी भागलपुर में। इसका भी आपको जिक्र होना चाहिए, जिक्र करना जरूरी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की, तो आपको पता है एक डॉल्फिन होती है सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य सरकार ने अपना जलीय जीव घोषित किया था और ये ब्यास नदी में पाई जाती है वर्तमान समय में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है। अब डॉल्फिन की बात हो रही है तो एक डॉल्फिन और आपको मिलती है जिसको बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन। ये कहाँ पे मिलती है? ये चिल्का में देखने को मिलेगी। और इरावदी डॉल्फिन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे नाम आता है इरावदी। इरावदी म्यांमार में एक नदी का नाम है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डॉल्फिन के बारे में जितनी बेसिक जानकारी होती थी वो मैंने आप तक उपलब्ध कराया है। अब यहाँ पे भागलपुर की बात हो रही है तो भागलपुर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है भागलपुर से जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक बन रहा है अश्वगंधा कॉरिडोर। अश्वगंधा कॉरिडोर ये आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भी यहीं पे बना है, वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भी आपको बिहार के भागलपुर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ताज़ा कछुओं के लिए, ये भी नोट कर लीजिएगा, ताज़ा कछुओं के लिए जो है पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर वन प्रभाग में बनाया जाएगा। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए, इतनी जानकारी आपको हर हालत में होनी चाहिए। रामसर साइट घोषित किया गया था कंवर ताल को, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार का कंवर ताल है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक अपना देखते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें स्पष्ट होंगी और समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अगला है जो प्रश्न है ये पुरस्कारों से संबंधित है। पुरस्कारों से संबंधित है, क्या है? गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। और ये जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार है ये सभी महाद्वीपों के लिए, अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महादेशों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार एशिया के लिए बात कर रहे हैं कि किसको मिला है। तो ये मिला है, नाम याद रखिएगा, पॉल सीन त्वा को मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये म्यांमार के रहने वाले हैं। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को इससे जो है सम्मानित किया जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सॉरी। तो पॉल सीन त्वा ये म्यांमार के हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जैसे ही बात म्यांमार की आती है, दो घटनाक्रम आपको याद आने चाहिए। पहला, भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, वो यहाँ की यात्रा किए थे। दूसरा, यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए थे, म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए थे। और जब भारत आए थे तो दो स्थानों की इन्होंने यात्रा किया था। एक तो ये बोध गया गए थे, दूसरा ये आगरा गए थे। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है कि
बोध गया और आगरा की इन्होंने यात्रा किया था। और जैसे ही बात हम करते हैं म्यांमार के राष्ट्रपति की बात करते हैं, तुरंत आपको पता होना चाहिए यहाँ की राजधानी है नेपीदा। नेपीदिया यहाँ की राजधानी है और नेपीदा यहाँ की राजधानी है। इसके बाद आपको बता दें कि बर्मिस कयार्ड यहाँ की मुद्रा है। बर्मिस कयार्ड यहाँ की मुद्रा है और बर्मिस कयार्ड यहाँ की मुद्रा है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे म्यांमार की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने यहाँ की यात्रा पे गए थे तो कुछ घटनाक्रम हुए थे। जैसे तो बात हुई थी कि कलादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसमें तेजी लाई जाएगी। और जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है यदि हम इसकी बात करें तो ये जोड़ता है 2 बंदरगाहों को। कौन कौन से? कोलकाता को जोड़ता है सितवे पोर्ट से। और जब हम बात करते हैं कि कोलकाता को सितवे से जोड़ता है तो सितवे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको रट गया होगा कि ये आपके रखाइन प्रांत में है और रखाइन प्रांत से रोहिंग्या का विवाद शुरू हुआ था। ये भी आपको रट गया होगा, रोहिंग्या का विवाद यहीं से शुरू हुआ था। और जब हम बात करते हैं रोहिंग्या की तो रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो रहती है कॉक्स बाजार एरिया में। कॉक्स बाजार का जो क्षेत्र है ये आता है बांग्लादेश के अंतर्गत। और जैसे ही हम बात करते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या की, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बांग्लादेश ने एक द्वीप है जिसका नाम है भाषण 4 द्वीप। तो भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या को बसाने की बात की थी, प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पर रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो रह रहे हैं तुर्की में, ठीक है। लेकिन जब पूछ लिया जाए रोहिंग्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे रह रहे हैं तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जो एरिया है, कॉक्स बाजार जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत और म्यांमार के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जो 2021 में होना है जिसका नाम है इम्बैक्स। तो इम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास भी भारत और म्यांमार के बीच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो एक पुरस्कार आपको और पता होना चाहिए जिसका नाम है गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक जलवायु प्रबंधन पुरस्कार। जलवायु प्रबंधन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक जलवायु प्रबंधन पुरस्कार भी पता होना चाहिए। ये दिया गया है सेल को, ठीक है। और सेल की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके यदि हम बात करें कि चेयरपर्सन कौन है तो AK चौधरी इसके चेयरपर्सन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो भारत का एक मिशन शुरू किया गया था भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम था मिशन पूर्वोदय। और मिशन पूर्वोदय जो शुरू किया गया था इसका लक्ष्य था कि पूर्वोत्तर को स्टील हब के रूप में विकसित करना। पूर्वोत्तर के किस क्षेत्र को? विशेषकर उड़ीसा के क्षेत्र को। और उड़ीसा के भी किस क्षेत्र को? तो उड़ीसा के कलिंग नगर क्षेत्र को, ठीक है, कलिंग नगर क्षेत्र को स्टील हब के रूप में विकसित करना उद्देश्य था मिशन पूर्वोदय का, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात करते हैं उड़ीसा की कलिंग नगर की मिशन पूर्वोदय की तो आपको पता होना चाहिए इसमें पार्टनर कंट्री था जापान। भारत और जापान मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। भारत और जापान मिलकर इस परियोजना पर आगे काम करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें एक है नगरनार स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ में है। भारत सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, लगातार इस पे विवाद भी हो रहा है, निजीकरण इसका करना चाहती है। अब बात कर रहे थे स्टील की तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारत का सबसे लंबा स्टील पुल कहां पे बना है? भारत का सबसे लंबा स्टील पुल कहां पे बना है तो आपको बता दें जो मनाली लेह राजमार्ग है, मनाली लेह राजमार्ग है, वहीं पर आपको भागा नदी पर यह देखने को मिलेगा। भागा नदी है जहां पर यह देखने को मिलेगा कि भारत का सबसे लंबा स्टील पुल कहां पे है, मनाली लेह राजमार्ग पर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात कर लें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पे बन रहा है या कहां पे है तो यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो बन रहा है यह चिनाब नदी पर बन रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पे बन रहा है? चिनाब नदी पर बन रहा है जम्मू कश्मीर में, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है संपर्क मार्ग से संबंधित। 2 संपर्क मार्ग अभी चर्चा में थे। पहला था चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी रेल संपर्क है ये,
ठीक है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी जो रेल संपर्क है ये किन दो देशों के बीच है या किन दो स्थानों के बीच है। तो आपको बता दें, चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी तक का जो रेल संपर्क है ये बांग्लादेश से। चिलाहाटी कहाँ पे है? ये है बांग्लादेश में। हल्दीबाड़ी कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगा कूच बिहार में, और कूच बिहार जो जिला है ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो कहने का मतलब है कि चिला घाटी को हल्दीबाड़ी से जोड़ता है जो संपर्क मार्ग, वह जोड़ता है बांग्लादेश को कूच बिहार से, या आप कह लीजिए बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल से रेल मार्ग से जोड़ता है। क्या इससे पहले भी कोई कनेक्टिविटी चर्चा में है भारत और बांग्लादेश के बीच? तो जी हाँ, चर्चा में है। सोनमुरा दाऊद कांडी, बहुत बार मैंने बोला है जल मार्ग है सोनमुरा दाऊद कांडी, ये पहले ही चर्चा में था भारत बांग्लादेश के संबंध में, जहां पे सोनमुरा आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में, दाऊद कांडी आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। तीसरा आपने देखा था कि एक पुल बना था जो कनेक्ट करता था सबरूम जिले को, सबरूम को कनेक्ट करता था रामगढ़ से। सबरूम आपका पड़ता है त्रिपुरा में, ठीक है। रामगढ़ आपका पड़ता है बांग्लादेश में। ये एक पुल था, सबरूम को रामगढ़ से कनेक्ट करता था, और ये फैनी नदी पर बना था। इसको फैनी ब्रिज भी कहते हैं। फैनी नदी पर बनने के कारण फैनी ब्रिज भी कहते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फैनी ब्रिज जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला कि रेल मार्ग के संबंध में ये प्रश्न चर्चा में है कि भाई चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी रेल संपर्क, तो क्या इससे पहले बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क नहीं था? कौन सा रेल संपर्क था? पहला तो हम चलाते हैं मैत्री एक्सप्रेस, भारत बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस, और जो मैत्री एक्सप्रेस चलती है, यदि हम बात करें किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो ये कोलकाता को जोड़ती है ढाका से, ठीक है। कोलकाता से आपको ढाका जाना है तो आप मैत्री एक्सप्रेस से जा सकते हैं। दूसरा आपका आता है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस क्या करती है? बंधन जो एक्सप्रेस है ये जोड़ती है दो स्थानों को। कौन कौन से? कोलकाता को खुलना से जोड़ती है, कोलकाता को खुलना से जोड़ती है। तो दो संपर्क मार्ग पहले से चल रहे थे, दो रेल मार्ग पहले से चल रहे थे, दो ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से चल रही थी, और तीसरा रेल मार्ग खोला गया है, ये भी चर्चा में है। और आगे बात की जा रही है कि पैसेंजर ट्रेनें भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाएंगी, तो शायद आगे आपको कुछ दिनों बाद वो भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो एक बच्चा है जिसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? सदत रहमान। सदत रहमान क्यों आपको याद रखना है? ये बांग्लादेश का बच्चा है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया है। और क्यों किया गया है? बुलिंग को रोकने के लिए। जो साइबर बुलिंग होती है, साइबर अपराध जो होते हैं, साइबर बुलिंग का मतलब हो गया कि जो लोग बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते, हतोत्साहित करते हैं, और जिससे छात्र या आप कह लीजिए कि अन्य मनुष्य जो है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पे आप कह सकते हैं कि साइबर बुलिंग का मतलब हो गया कि चिढ़ाना, लोगों को बेइज्जत करना, प्रताड़ित करना, साइबर क्राइम एक प्रकार से है। तो इसके लिए काम किया था सदत रहमान ने, जिसके कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के फादर माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। और जैसे ही हम बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 2020 में, और बांग्लादेश ने वर्ष 2020 को मुजीब वर्षों के रूप में मनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ थी, जिसके अवसर पर, जिसके उपलक्ष्य में यूनेस्को ने भी कुछ घोषणाएं की थी। क्या किया था? यूनेस्को ने एक पुरस्कार प्रारंभ कर दिया था। पुरस्कार का नाम था शेख मुजीबुर रहमान अवार्ड फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। नोट कर लीजिएगा, यूनेस्को ने जो पुरस्कार शुरू किया है उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान अवार्ड फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। ये इन्हीं के सम्मान के रूप में शुरू किया है। और यूनेस्को ने यह भी बताया है कि यूनेस्को वर्ष 2021 है, वर्ष 2021 को मनाएगा ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2021 को यूनेस्को मना रहा है। नोट कर लीजिएगा, ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में 2021 को यूनेस्को मनाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात बांग्लादेश की करते हैं, तो बांग्लादेश के संबंध में वर्ष 2021 महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 26 मार्च है, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और 2021 का जो वर्ष है
वो बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 1971 में आज़ाद हुआ था, तो इसके 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2 सैन्य अभ्यास भी होते हैं। एक तो होता है संप्रीति, जिसको हमने किया था उमरोई में। उमरोई कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में। दूसरा अभ्यास है बोंगो सागर। बोंगो सागर हमने बंगाल की खाड़ी में किया था। तो दोनों पता होना चाहिए, संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के 2 बंदरगाह हैं, एक है चट्टग्राम, दूसरा है मोंगला। ये आपको हमेशा याद रखना है, नाम देके भी इनका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने बांग्लादेश के संबंध में देखी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला आपका है विश्व के सबसे बड़े, नोट कर लीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े 30,000 मेगावाट क्षमता का, विश्व के सबसे बड़े, सबसे बड़े का मतलब हो गया 30,000 मेगावाट क्षमता का मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया है? कच्छ में। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित जो ऊर्जा पार्क है वो स्थापित किया गया है कच्छ में। कच्छ कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। और कच्छ जो जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही थी नवीनीकरण ऊर्जा की, तो आपको पता है भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो है 175 गीगावाट, कब तक का? 2022 का। और 2030 का लक्ष्य है वो भारत सरकार का है 450 गीगावाट। ये लक्ष्य भी पूछे जा सकते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा का क्या लक्ष्य है। तो 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट ये लक्ष्य है भारत सरकार का, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात गुजरात की करते हैं, आपको एक बीच याद आना चाहिए, शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये आपको द्वारका के पास देखने को मिलेगा। इसके संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था केशुभाई पटेल। तो केशुभाई पटेल की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो केशुभाई पटेल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है भारत सरकार ने 2 स्थानों पे, एक तो है जामनगर और दूसरा है जयपुर। जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कह लीजिए, आयुर्वेद शोध संस्थान कह लीजिए, वो खोले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए तो घोघा बीच से हजीरा, घोघा बीच से हजीरा के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई थी, रोपे जिसको बोलते थे, रोपैक्स नामक फेरी सर्विस भी घोघा और हजीरा के बीच शुरू हुई थी। घोघा बीच है और हजीरा के बीच ये प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। गुजरात का जो हाई कोर्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय है, भारत का पहला हाई कोर्ट है जिसने अपने अंतर्गत, अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मुकदमे की सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, उसको यूट्यूब पर लाइव कर दिया। मतलब यदि आप गुजरात हाई कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो प्रत्येक दिन लाइव प्रसारण आपके जो मुकदमों की सुनवाई वहां पे होती है वो आपको देखने को मिलेगी। और अपने आप में ये बेहतरीन कदम है, होना भी चाहिए ऐसे ही, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं राफेल से संबंधित। पहली बार जो राफेल आए थे वो अंबाला एयरबेस पे भेजे गए थे, दूसरी बार जो राफेल आए हैं वो भेजे गए हैं जामनगर एयरबेस पे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राफेल भारत में 2 एयरबेस पे आपको देखने को मिलेंगे, पहला अंबाला, दूसरा आपको जामनगर एयरबेस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 2 पुस्तकें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा। लिखी गई हैं जयराम रमेश द्वारा, जयराम रमेश इनके द्वारा लिखी गई हैं। पुस्तकों के नाम हैं द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम डेट, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा, ये लिखा है रमेश, जयराम रमेश ने। दूसरी इनकी पुस्तक थी एक्वायर्ड ब्रिलियंस, ये पुस्तक लिखी थी जयराम रमेश ने और इसको लिए इनके एक पुरस्कार भी दिया गया है। इस पुस्तक के लिए इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है। एक्वायर्ड ब्रिलियंस के लिए इनको जो पुरस्कार मिला है उसका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जयराम रमेश को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? वो पुस्तक भी दूसरे नंबर पे लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला कुछ पुस्तक है जो आपको नोट कर लेना है, द इंडिया वे,
द इंडिया वे, आगे है स्ट्रेटेजिक होता है ना, स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, द इंडियाज वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये पुस्तक लिखी है एस जयशंकर ने, ठीक है, जो विदेश मंत्री हैं। दूसरा एक पुस्तक है द रॉ जो हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबल्ट ऑपरेशन, और ये पुस्तक लिखी है यतीश यादव ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो आपको नोट डाउन करना चाहिए और आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है किस देश को अगले 2 वर्षों के लिए, जो विषय है वो है कि किस देश को अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है, राष्ट्र ध्वज का प्रयोग करने से, राष्ट्रगान का प्रयोग करने से, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाम का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसको किया गया है, रूस को प्रतिबंधित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि रूस के खिलाड़ी लगातार जो है डोपिंग में फंसते जा रहे थे, लगातार प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर रहे थे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण यह कदम उठाया है। किसने उठाया है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने यह कदम उठाया है। और जैसे ही बात करते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रूस को प्रतिबंधित किया है, तो रूस आपके लिए चर्चा में है, तो आपको बता दें रूस की राजधानी है मास्को, सबको रट गई होगी। रशियन रूबल यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको पता होना, और ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है, ये भी आपको रट गया होगा, ठीक है। अब क्या नहीं रटा है वो है स्पुतनिक भी जो आपको देखने को मिलता है। स्पुतनिक भी जो दवा थी, वैक्सीन जो थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्पुतनिक भी जो दवा थी कोविड की, ये चर्चा में है, क्योंकि स्पुतनिक भी का जो रेशियो है वो 91% पॉजिटिव रहा है, सफल रहा है, और इसके कारण विश्व के कई देश इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पुतनिक भी क्यों चर्चा में है, अभी हम बात करते हैं। दूसरी दवा बनाया था इसने इपीवैक कोरोना। तो 2 दवा बनाया था कोरोना के लेकर रशिया ने, एक बनाया था इपीवैक कोरोना, एक बनाया था स्पुतनिक भी, जो उसका रिजल्ट जो है वो 91% है और अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए बोला था कि 30 करोड़ डोज भारत सरकार तैयार कराएगी, और इस 30 करोड़ में से 10 करोड़ डोज के लिए हेट्रोफार्मा एक कंपनी है, हेट्रोफार्मा एक कंपनी है, 10 करोड़ के लिए इससे समझौते हो गए हैं। तो जो 30 करोड़ डोज भारत सरकार बनाएगी स्पुतनिक भी का, उसके 10 करोड़ बनाएगी हेट्रोफार्मा, बाकी के 20 करोड़ के लिए अभी कंपनी खोजी जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पुतनिक भी नाम दे के पूछा जा सकता है कि कोविड की दवा है किस देश ने बनाया है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का भी आया है। तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित क्या चीजें आपको पता होना चाहिए? मानव विकास सूचकांक जो आया है 2020, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मानव विकास जो सूचकांक होता है, इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांक को सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं के आधारों पर देशों की रैंकिंग की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक जो आया, इसमें भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है 131वां। भारत 131वें स्थान पे है। और यदि हम बात करें कुल कितने देश थे, कुल 189 देशों में भारत का स्थान 131वां है। यदि हम बात करें पहले क्या स्थान था 2019 में, तो भारत का 2019 में स्थान था 129वां। मतलब भारत जो है उसको 2 अंकों की, 2 पायदान की गिरावट हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस से संबंधित। गणतंत्र दिवस का जो समारोह है, 72वां जो समारोह आयोजित किया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम बुला रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में हम बुला रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन
जॉनसन को हम बुला रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जैसे हम बोरिस जॉनसन की घोषणा की बुलाने की, इसके बाद आपको पता चलेगा कि G7 की बैठक होनी थी। G7 मतलब विश्व के 7 सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे 7 पावरफुल देश, और G7 की जो बैठक थी ये इस बार होनी थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में होनी थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत को इसमें आमंत्रित किया, मतलब भारत ने उनको गणतंत्र दिवस में बुलाया और उन्होंने G7 के लिए भारत को आमंत्रित किया। पहले इसी का नाम होता था G8, जब रूस को बाहर कर दिया गया, उसी के बाद इस संस्था का नाम हो गया है G7। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है बंदर पुनर्वास केंद्र। बंदर पुनर्वास केंद्र भारत में कहाँ पे बना है? तो बंदर पुनर्वास जो केंद्र है वो भारत के 2 जगहों पर देखने को मिलेगा। पहला बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दूसरा बनाया गया है अभी हाल ही में तेलंगाना में। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बंदर जो है ये काफ़ी आतंक मचाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा था कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको भी ये काट रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, उनकी फसलों को, उनकी फलों को प्रभावित कर रहे थे, जो बागवानी फसलें हैं उसको प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण ये कदम उठाने को हिमाचल प्रदेश बाधित हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश पहला है और तेलंगाना दूसरा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आज का सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो एक विषय और है, क्या है? गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है ये महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गोवा को पुर्तगालों से मुक्त मिली थी, पुर्तगालियों से इसी दिन गोवा को मुक्त कराया गया था। गोवा के संबंध में एक दिन और भी महत्वपूर्ण है, एक होता है गोवा राज्य दिवस। गोवा राज्य दिवस, तो गोवा राज्य दिवस अलग है, गोवा मुक्ति दिवस अलग है। गोवा राज्य दिवस का मतलब हो गया गोवा को जब एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई, तो वो दिन था 30 मई का। 30 मई 1987 को गोवा एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो 30 मई को गोवा राज्य सरकार मनाती है गोवा राज्य दिवस, और 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ये आपको पता होना चाहिए। गोवा से संबंधित कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आप जवाब देंगे गोवा में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आपको देखने को मिलेगा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आपको देखने को मिलेगा कोटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान काफी पूछा जाता है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थे, जो भी आज के टॉपिक थे, उसकी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर लगी होंगी, क्योंकि इस समय बिहार को लेकर ज़्यादा व्यस्तता थी। सारी चीज़ें जैसे वार्षिकांक था, तो आपका जैसे मान लीजिए कि डे बेसिस पे कुछ छूट जा रहा था, तो उसको वार्षिकांक में कवर कर दिया गया है। तो वार्षिकांक एक बार देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यदि आप रेगुलर देखते हैं तो वार्षिकांक देखने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलर हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो एक कमेंट आप कर सकते हैं। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे बने रहें, हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में बने रहें, और दिन रात अच्छे से पढ़ाई करते रहें। करंट अफेयर्स जो पढ़ाने का तरीका है, इसी बेसिस पे आप आगे बढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी करंट अफेयर्स के संबंध में। चलिए, धन्यवाद।